दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन इसमें दोस्तों वन लाइनर है और विशेष आकर्षक यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है, सभी कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। अगर आप लोग नहीं देखें तो इंडियन पॉलिटी नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं सभी वीडियो। उसके बाद दोस्तों हम लोग इतिहास का जितना भी है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये सभी कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री एनसीईआरटी नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हैं। अभी दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 6-7 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। कर संरचना तक हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बजट एवं राजकोषीय नीति। ये भी बहुत जल्द समाप्त होने वाला है दोस्तों, तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण होता है एनसीईआरटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं बजट एवं राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग को लगता है कि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपके काम की चीज़ है, तो आप लोग जरूर लाइक शेयर जरूर करिएगा। साथ में दोस्तों, अगर आप लोग डेली वीकली मंथली डेली करंट अफेयर जो फुल पत्ती वाली क्लास है, लल्लन टॉप प्रश्न के साथ, माँ बापू का सपना सीरीज के साथ, साथ में जनवरी से जून का रिवीजन के साथ में करंट अफेयर कम से कम टाइम में डेली में फास्ट में रिवीजन करवाता हूँ। तो अगर आप लोग नहीं देखते तो जरूर जुड़िए दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि बजट सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। बजट किस प्रकार का लेख पत्र है? तो ये सरकार की राजकोषीय नीति है। सरकार की राजकोषीय नीति है। भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? तो भारतीय बजट का जो प्रणेता है ये जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारतीय बजट का प्रणेता किसको माना जाता है? जेम्स विल्सन को। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 18 फरवरी 1860 ईस्वी को जो है भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 112 के तहत प्रदान करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट जो है ये आर.के. शनमुगम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आर.के. शनमुगम शेट्टी। अगला है भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 फरवरी को जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? ये निर्मला सीतारमण है। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही है? तो ब्याज भुगतान रही है। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत का पहला अंतरिम बजट किसके द्वारा कब प्रस्तुत किया था? किसने और कब प्रस्तुत किया था? ये मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962-63 में जो है अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। किसने? मोरारजी देसाई में अंतरिम बजट किसने प्रस्तुत किया? मोरारजी देसाई 1962-63 में। भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया? ये वर्ष 2017 से 18 में इसको समाप्त कर दिया गया था। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत में जो शून्य आधारित बजट सबसे पहले ये राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था। राजीव गांधी ने। शून्य आधारित बजट का जनक पीटर ए पायर को माना जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया था। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट 1979 ईस्वी में भी अपनाया गया। भारत में इसे सर्वप्रथम वर्ष 1987-88 में आम बजट में लागू किया गया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? ये विवेक देवरॉय समिति ने की थी। रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किसने की थी? विवेक देवरॉय समिति ने। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? ये है मोरारजी देसाई है। भारत में सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो मोरारजी देसाई। निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? वित्त मंत्री उत्तरदायी होता है।
सरकार की आय व्यय ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति कहलाती है। भारत की राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? इसको वित्त मंत्री निर्धारित करता है। राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख पक्ष क्या है? तो संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण और आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? ये राजकोषीय घाटा का सबसे अधिक योगदान है। वर्ष 1920 से 30 की बृहद मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय को उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? ये वीपी सिंह के द्वारा की गई थी। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये वर्ष 2003 में पारित किया गया था। केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? ये घरेलू उधारों से की जाती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? ये वर्ष 2003 में पारित किया गया था। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? तो वह राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता क्या कहलाता है? उसको राजस्व व्यय कहते हैं। राजकोषीय घाटे की अवधारणा वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले है राजकोषीय घाटा, उसके बाद है आगम घाटा, उसके बाद प्राथमिक घाटा, ये है राजकोषीय घाटा, उसके बाद बड़ा है, सबसे बड़ा है, उसके बाद आगम घाटा उससे छोटा है, उसके बाद जो है प्रारंभिक घाटा उससे छोटा है। तो उसके बाद है निर्विक योजना का उद्देश्य क्या है? तो निर्विक योजना का उद्देश्य है उच्चतर निर्यात ऋण वितरण। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? तो उसको प्राथमिक घाटा कहा जाता है। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसको राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? प्रभावी घाटा जो है ये लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने को नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। भारत में परिणामोन्मुख बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ये पहली बार 2005 में प्रस्तुत किया गया था। अगला है वित्तीय वर्ष 1973 से 74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? इसको ब्लैक बजट कहा जाता है। शून्य अधिकार आधारित बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसको सूर्यास्त बजट कहा जाता है। शून्य आधारित बजट को क्या कहा जाता है? सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया है? इसको 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? वित्त विधेयक के द्वारा। विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर को कम करके किस स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया है? ये जो है 15% लाने का निर्णय लिया गया है। अगला, किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटों की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोत से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहते हैं? तो इसको सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? सार्वजनिक ऋण कहते हैं।
अगला है केंद्रीय बजट 2020 से 21 की विषय वस्तु किस उद्देश्य पर केंद्रित है? ये जीवन को सरल बनाने पर जो है केंद्रित है। अगला है बजट 2020 से 21 के अनुसार वर्ष 2014 से 19 के दौरान भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना रहा है? तो 284 बिलियन डॉलर रहा है। 284 बिलियन डॉलर 284 बिलियन डॉलर। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 से 21 के बजट के दौरान लाभांश वितरण कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। बजट 2020 से 21 के अनुसार देश में कितने भारतीय धरोहर संस्थानों के लक्ष्य का विकास का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 को। वर्ष 2020-21 के अनुसार देश में कितने भारतीय धरोहर संरक्षण संस्थानों के विकास का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 को जो है विकसित करेगा। अगला है बजट 2020 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? ये जो है 69,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। राजकोषीय नीति का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? तो राजकोषीय नीति का जो आरंभ है ये वर्ष 1936 से माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के केंद्रीय बजट में रक्षा बजट को अंश कितना रखा गया है? 3.37 करोड़ रुपए रखा गया है। जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्राउडिंग आउट प्रभाव। अगला है किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया है? ये वर्ष 2011 से 12 के बजट में। राजकोषीय घाटे के आरंभ को वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पाद करती है? तो ये बजट, कर, सार्वजनिक व्यय तथा ऋण के अनुसार। आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो करों में वृद्धि किया जाता है। वर्ष 2020 से 21 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा किस दर स्थित रखा गया है? तो ये 3.5% पर जो है रखा गया है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्व ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त किया गया था? ये 31 मार्च 1997 को जो है समाप्त कर दिया गया था। किसको? ट्रेजरी बिल प्रणाली को। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था। जॉन मथाई को 1950 में भारतीय गणराज्य का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का जो है अवसर प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट देख लेते हैं, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से तात्पर्य खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं बागवानी आदि से है। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो भारतीय संविधान में कृषि को दोस्तों राज्य सूची में रखा गया है, 7वीं अनुसूची में। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये नागालैंड में है। केंद्रीय बागवानी संस्थान नागालैंड में स्थित है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये प्रोफेसर M.L. दंतवाला। कृषि मूल्य आयोग जो है ये प्रोफेसर M.L. दंतवाला की अध्यक्षता में जो है स्थापित की गई थी। कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP कब किया गया? तो ये वर्ष 1985 में किया गया था। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या भारत में 20 यानी 20 है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत है? तो ये 17.4% है। भारत की कृषि साख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? ये वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है MSP की संस्तुति वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो ये वर्ष में 2 बार की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? नेफेड है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? इसको नेफेड कहते हैं, नेफेड। अगला है, भारत में कृषि श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है लगभग कितना? 60%। भारत में जो कृषि श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार कितना प्रदान करता है? लगभग 60%। बजट 2020 से 21 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कुल कृषि साख वितरण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ निर्धारित किया है। कितना? 15 लाख करोड़ निर्धारित किया है। अगला है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है ये कहाँ है? ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है इसके अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ये वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया था। 1 से 0 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि कहलाता है सीमांत जोत। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति इसको निर्धारित करता है। भारत में विश्व कृषि संगणक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना जो है वर्ष 1970 की गई थी वर्ष 1970 में की गई थी। तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई जाती रही है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू किया गया था? ये कर्नाटक के द्वारा सर्वप्रथम मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू किया गया था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित परिवारों का प्रतिशत कितना है? ये 57.8% है। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण के द्वारा होता है? विश्व बैंक के द्वारा होता है। भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है? ये चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु लिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किया गया था। कृषि लागत और कीमत आयोग वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कुल 2200 फसलों के मूल्यों की घोषणा करता है, किंतु यह 24 फसलों पर लागू होती है। 22 फसलों पर यह गणना करता है, परंतु यह 24 फसलों पर लागू होती है। UNDP ने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी का पिता कहा है। किसने? UNDP ने किया। किसको कहा है? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को कहा है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किससे संबंधित है? ये कृषि विपणन से संबंधित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये झांसी में स्थित है। अगला है, सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय विक्रय मूल्य पर करती है, उसे अधिप्राप्ति मूल्य पर करती है। अधिप्राप्ति मूल्य पर कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि
दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर की गई थी। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन है? ये भारतीय खाद्य निगम है, एफसीआई है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 ईस्वी में भारत के कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। दीर्घकालिक कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये भूमि विकास बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये 14.01 करोड़ हेक्टेयर है। भारत की औसत फसल गहनता लगभग में कितनी है? तो 139% है। भारत सरकार ने किसानों की आय कब तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था? ये 2022 तक रखा था। भारत सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा था? 2022 तक। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया जाता है। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? वर्ष 2011-12 में इसको आरंभ किया गया था। जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा भू-जोत का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये मैसूर में है, मैसूर कर्नाटक। अगला है कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का उदाहरण है। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है। अगला है कृषि उत्पादन के मूल्य में नकदी फसलों का योगदान कितने प्रतिशत है? 40% योगदान किसका है? नकदी फसलों का है। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है? ये तो गेतलसूद रांची में स्थित है। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ है? गेतलसूद रांची में स्थित है। प्रमुख कृषि संस्थान के बारे में देख लेते हैं, कहाँ पर स्थित है। कृषि संस्थान का नाम देखते हैं और ये जगह देखते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड कहाँ है? ये दोस्तों हैदराबाद में। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड कहाँ? हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? ये दोस्तों कटक में है, कटक ओडिशा में। हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है? ये आनंद में। आनंद जगह का नाम है, गुजरात में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल हरियाणा में। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये कोयम्बटूर में है, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो कुर्ग में है, कुर्ग में। कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये तो चिकमंगलुरु में है, चिकमंगलुरु में कॉफी अनुसंधान केंद्र है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये बैरकपुर है, बैरकपुर में है जूट कृषि अनुसंधान संस्थान। ये दोस्तों बैरकपुर आप लोगों ने इतिहास में भी देखा होगा, वही बैरकपुर है जहाँ पर मंगल पांडे ने 10 तारीख को विद्रोह किया था। तो ये वही बैरकपुर है, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान। अगला केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ये फरीदाबाद में है। टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर में है, राजस्थान, जोधपुर। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कहाँ है? फरीदाबाद में। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ये भी हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय अनुसंधान विपणन संस्थान कहाँ है? जयपुर में। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म कहाँ है? ये हैसरघट्टा में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला कहाँ है? अल्मोड़ा में।
केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये पोर्ट ब्लेयर में है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद में। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी कहाँ है? ये पुणे में है, महाराष्ट्र, पुणे। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कहाँ है? कोलकाता। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। पशु संस्थान, पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ है? ये जालंधर में, जालंधर पंजाब। पशु चिकित्सा जैविकी कहाँ है? गुवाहाटी में। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी असम में है, गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में, ठीक है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये दोस्तों कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान कहाँ है? रांची, रांची झारखंड में स्थित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि वृद्धि दर 2.1% थी, किंतु वस्तुतः यह लक्ष्य से अधिक 2.71% प्राप्त हुई थी। 2.71% जो है प्राप्त हुई थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग जो है उद्योग क्षेत्र के बारे में देखेंगे, ठीक है। इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग को दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में दोस्तों आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है जिस ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करिए, ठीक है, ताकि मैं आप लोग के लिए और बेहतर वीडियो बना सकूँ। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर नहीं देखते हैं तो उसको जरूर देखिए। लल्लन टॉप वाली क्लास जो है, फुलपत्ती वाली क्लास का शॉर्ट फॉर्म, कम से कम टाइम में मैं डेली आप लोग करंट अफेयर फास्ट में रिवीजन करवाता हूँ। डेली, वीकली और मंथली सभी करंट अफेयर आप लोग को जो है उसका PDF के साथ मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।